क्यों पाकिस्तान इंडिया से पीछे रह गया और किन किन फील्ड्स में पाकिस्तान आगे है और इंडिया आगे है, ये हम जानते हैं। अगर आपके एल्डर्स ने पाकिस्तान बनते देखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सनी, पाकिस्तान इंडिया से कैसे पीछे रह गया, इसके लिए हमें रेस की स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। कौन से लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू। ये लोग अंग्रेजों की हुकूमत से पहले भी तो साथ रहते थे और एक कम्युनिटी की तरह रहते थे। उनके दौरान क्या ऐसा हुआ कि पार्टीशन की जरूरत पड़ गई और इतने मैसिव स्केल पे पार्टीशन के बाद माइग्रेशन क्यों हुई? लोगों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो मुसलमान थे वहां से आए पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान में जो यहाँ पे हिंदू थे वो यहाँ से छोड़ के इंडिया की तरफ गए। वो वजूहात क्या थी उसको हमें देखना पड़ेगा। तो देन फिर इसके लिए वो देखना होगा कि उस वक्त के लीडर्स मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी का पार्टीशन के लिए क्या मोटिव था और आज उस मोटिव को किस हद तक फॉलो किया जा रहा है। मतलब सनान, आप ये कहना चाह रहे हो कि हमें ये देखना पड़ेगा, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये विजन रहा होगा कि उन्हें मुसलमानों के लिए एक ऐसा सेपरेट स्टेट चाहिए था जहाँ वो इस्लाम के बिलीव्स को आजादाना तौर पर फॉलो कर सकें, लाइक अजान और कुर्बानी। खास तौर पर बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बनता है कुर्बानी के दौरान, क्योंकि उनके बिलीव्स है कि भाई गाय हमारी माँ है हिंदुओं के मुताबिक। तो इस तरह के जो हमारे इस्लाम के बिलीव्स हैं उनको आजादाना तौर पर करने के लिए। तो जैन, ये तो आपने बात की ना कायदे-ए-आज़म के मोटिव के बारे में, तो उधर से गांधी जी का भी तो यही मोटिव था। उनको बस ये था कि ये अंग्रेजों की जो हुकूमत है हमारे मुल्क के ऊपर से ये खत्म हो जाए और हम यानी कि अंग्रेजों से इन्फ्लुएंस है उससे पाक होकर हम आजादाना तौर पे अपना मुल्क चलाएं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा गांधी जी का बेसिकली ये मोटिव था कि एक ऐसी मतलब नेशन जो सब कॉन्टिनेंट में है ही नहीं, बाहर से हैं और वो रूल कर रहे हैं, सिर्फ उनसे उनको आज़ादी चाहिए थी, जस्ट आज़ादी चाहिए सिर्फ। बिल्कुल है। तो सनान, जो कायदे-ए-आज़म अली जिन्ना ने पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट बना लिया, जो कुछ अब पाकिस्तान में आज़ादाना तौर पर कायदे-ए-आज़म चाह रहे थे उस टाइम पे विजन पे, तो आया कि इस टाइम इंडिया में वो सब कुछ नहीं हो रहा। गांधी साहब का विजन कोई ज्यादा बड़ा नहीं था कि उन्होंने देख लिया था कि भाई हर चीज आज़ादाना तौर पर इंडिया में भी होगी। अभी आप देख लें, जो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं, ऐसे मुसलमान भी तो होंगे ना जो वहाँ उस टाइम पे गांधी पे बिलीव करते होंगे, तो वहाँ पे जो है सब कुछ उस तरीके से हो रहा है आज़ादाना तौर पर। इस पर क्या कहते हैं? जैन, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था कि ऐसी स्टेट बनाई जाए जहाँ पे इस्लामिक रूल्स को फॉलो किया जाए, आज़ादी हो तो इस्लामिक रूल्स को फॉलो करने की हो, ना कि हर कोई अटकल बच्चों एरा गरा रूल हो के जिसके अंदर LGBTQ जो तो इस्लाम और हिंदुइज्म के खिलाफ तो है ही है, बल्कि इंसानी फितरत को भी खिलाफ है और इंसानी फितरत को तबाह बर्बाद कर रही है। बहुत ज्यादा मतलब आज़ादी के तौर पर की जा रही है इंडिया के अंदर। मैं ये मानता हूँ कि अगर भेड़ों और बकरियों को सही डायरेक्शन ना दी जाए तो वो कौमें फिर डिक्लाइन की तरफ ही जाती हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अनडू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उन हकायक को, उन रीजंस को डिस्कस कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आज इंडिया या पाकिस्तान कौन एक दूसरे से आगे है, ताकि हम एक दूसरे के रास्ते पे चल के अपने पैरों पर कुल्हाड़ा ना मार सकें। एग्जैक्टली एज आई सेड कि अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो नेशन हमेशा सॉरी टू इंटरप्ट, आपको एक जरूरी मिसाल सुनानी है मैंने यहाँ पे। अनायत करें। वो सिकंदर आजम साहब फरमाया करते थे कि अगर भेड़ों और बकरियों का लीडर अगर शेर हो ना तो सारी भेड़ और बकरी शेर बन जाती है, और अगर शेरों की क़यादत अगर भेड़ या कोई बकरी करी हो तो सब की सब शेर जो हैं वो भेड़ और बकरियों की तरह चलती हैं। वाह गुरुजी, वाह, बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं। मैं तो सच कहता हूँ जी, अच्छी अपने आप लग जाती है। सच बोलता हूँ जी, अच्छी तो भैया अपने आप लग जाती है। बात हो रही थी डायरेक्शन की। पाकिस्तान का तो यार किबला ही दुरुस्त नहीं है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था इस्लाम के नाम पर, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक बच्चे से पूछ लो तो वो आपको यही बताएगा। मगर ये बताएं कि इस्लाम है कहाँ? सुन्नी, वहाबी, शिया, बरेलवी, इन सब सेक्ट्स में तो डिवाइड करके रख दिया, और पता नहीं ना जाने कितने कितने नए सेक्ट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर अब बेसिकली इस्लाम नहीं रहा? आप मुझे बताएं ना कि कौन सा ऐसा गुनाह है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ना पाया जाए। फिर मेरा मासूमाना सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर पाकिस्तान में भी इस्लाम नहीं रहा, इंडिया में भी इस्लाम नहीं रहा, तो फिर पाकिस्तान इंडिया से पीछे कैसे रह गया? वेल, ये एक बहुत लंबी कहानी है। लंबा पै के सुना दो फिर। मौत नूं आजा मारदा मुंडिया। यार मेरा मतलब ये है कि तुसी मौलवी ना बनो, स्कॉलर बनो। मतलब मेरा कहने का ये है कि दोनों कौमें अपने लीडर्स के जो है विजन को बस नाम की हद तक फॉलो कर रही हैं। सही है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब का विजन था इस्लाम का, और इस्लाम का आपको पता है ढोल तो हर जगह बजाया जाता है, मगर वो कितना है ये तो आप भी बिल्कुल सही जानते कह हैं। और गांधी जी का मोटिव था आज़ादी। तो आज़ादी की बात कर लें तो इंडिया आज़ादी को लेकर कहाँ तक चला गया है, और हर किस्म की आज़ादी यानी कि आ गई है, जिसके ऊपर एक अलहदा मौजू बन सकता है, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मेरे ख्याल से क्यों ना हम इसकी तरफ चलते हैं कि अभी तक पाकिस्तान और इंडिया कितने ही 76 साल के अंदर झंडे लगा रही हैं और कितने झंडे उखाड़ रही हैं, तो इसकी तरफ चलते हैं। तो इसके ऊपर जरा मुझे एक्सप्लेन करें कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान प्रोग्रेस कर चुका है और कहाँ कहाँ इंडिया प्रोग्रेस कर चुका है। जैन, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया ने कितनी प्रोग्रेस कर ली तो है। इंडिया की तब से तो मुझे जिन्ना का विजन रो रहा है, और अब तो मुझे इंडिया की प्रोग्रेस बताएगा। अरे मुल्ला साहब, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सीमा सिर्फ सचिन की है। लप्पू सा सचिन है यार तुम्हारा, सीमा सिर्फ हैदर की है भाई। सचिन क्या है? सचिन में
लप्पू सा सचिन है। और खैर ये सचिन बच्चन खैर साइड पे करते हैं, आप मुझे प्रोग्रेस बताएं, चलें कंटिन्यू करें फिर आप। अभी कुछ दिन पहले इंडिपेंडेंस डे गुजरा है पाकिस्तान और इंडिया का, और इंडिया ने अपनी स्पेस सैटेलाइट जो है चंद्रयान वो चांद पर भेजी है, बिल्कुल और भेजी है। एक स्पेस सैटेलाइट मंगलयान जो है उसने मार्स पर भेजी है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भाई अचीवमेंट्स हमारे पास पाकिस्तान में कितने अचीवमेंट्स हैं, आप हमारे पास ऐसे ऐसे रॉकेट्स हैं, वो शाम को चलते हैं और आपको प्लूटो की सैर करवा के सुबह तक वापस ले आते हैं। खैर कहना मैं ये चाहता हूँ, आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान इस मुकाम तक पहुंच सकेगा, मतलब पाकिस्तान क्या आने वाले वक्तों में या अगले अभी 76 साल तक तो नहीं कर सका, क्या 17वें साल तक पाकिस्तान अपनी कोई सैटेलाइट आगे भेज सकेगा? आई डोंट थिंक सो जैन। देखिए नशे वाली अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो नशे के खिलाफ इंडिया ने एक प्रॉपर मुहिम चलाई है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेडिकल फील्ड के अंदर वो बहुत आगे चला गया है, और पोलियो कम्प्लीटली एरेडिकेट कर दिया है। कोविड-19 जब आया था तो इंडिया ने अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर दी है, पाकिस्तान ने अपनी कौन सी वैक्सीन? इन्हीं पॉइंट्स मेरा ख्याल है सनान, पाकिस्तान बजाय इस चीज़ को बनाने के बजाय पाकिस्तान इन्हीं पॉइंट्स को उठाकर कर्जा लेता है, कर्जों की किस्तें मंजूर कराता है। कि जैसे अभी पाकिस्तान में पिछले साल फ्लड आया तो पाकिस्तान ने क्या किया कि इसको सारे को ग्लोबल वार्मिंग किया, एज ए प्रोग्रेसिव स्टेट्स के ऊपर डाला कि प्रोग्रेसिव स्टेट्स जो हैं वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। बजाय पाकिस्तान ये देखने के कि डैम्स लगाकर इसके पानी को कैसे महफूज किया जाता है, पाकिस्तान उल्टा इनके ऊपर सियासत करके जो है कर्जे की किस्तें वसूल करवाता है। मेरा इस पे ये स्टांस है। जैन ये तो मेडिकल फील्ड की बात होगी ना, अब चले मैं आपको टेक इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। जी जरूर अब बताएं। इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर गूगल, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल, पेपैल जैसी टेक जायंट्स को लाकर अपनी यूथ को उस यूथ के हाथ में देकर उनको फाइनेंशियली इस कदर स्ट्रॉन्ग कर दिया, उनको जॉब्स, इंटरनेशनल जॉब्स प्रोवाइड करके उनको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। सनान इस पॉइंट को मैं डीपली इंडोर्स करता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में होना ज़रूरी थी, जिसकी वजह से हमारे जो है एक तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती, मतलब पाकिस्तान की यूथ एक ना सिर्फ अपने लिए कुछ कर पाती बल्कि अपने स्टेट के लिए कुछ कर पाती। और दूसरी बात ये कि अगर कोई टेक इंडस्ट्रीज लाइक अभी चलें, ये तो बड़े बड़े जाइंट्स, अगर छोटी कंपनीज की बात करें, मोबाइल इंडस्ट्री में हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सैमसंग ने अपना मैन्युफैक्चर प्लांट लगाया, इन्फिनिक्स ने लगाया, उसके बाद शाओमी ने लगाया, लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्सेस इतने ज्यादा इंक्रीज कर दिए कि उन्होंने टाटा बाय बाय करके यहाँ से प्लांट्स बंद किए और यहाँ से जाने की बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और उसके बाद जब हमारी यूथ को ये नजर आ जाता है कि भाई हमारी गवर्नेंस जो है वो इस तरह के स्टेप्स उठाती है कि भाई हमारे लिए यहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान का जो ब्रेन ड्रेन है वो 2022 के अंदर जो था वो करीबन कोई 8 लाख था, और अभी 2023 के अंदर जो है वो 15 लाख हो चुका है, और ये ऑन गोइंग फैक्ट्स अभी चल रहे हैं। टेक के हवाले से अगर बात हो रही है तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2022 में इंडिया ने अपने टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के थ्रू 1400 यूनिक नए फंडेड जो हैं वो टेक इंडस्ट्रीज बनाई थी, जिसकी वजह से इंडिया की यूथ और फ्रीलांसर्स ने बाहर का डॉलर इंडिया में ला लाकर इंडिया की करेंसी को पाकिस्तानी रुपये के 4 रुपये के बराबर कर दिया है। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी फाइनेंशियली जो है वो पाकिस्तान से 4 गुना आगे चली गई कह सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये जितने भी टेक स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर है, अगर उनकी नीयत या सिनेरियो को पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अव्वल तो कोई यूनिक की आपने बात किया है तो यूनिक तो कोई स्टार्टअप्स है ही नहीं, और अगर कोई स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान के अंदर तो वो इस सिनेरियो के तहत काम कर रहे हैं कि वो किसी बाहर की बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और आप यहाँ पर अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करके 4 गुना आगे बता रहे हैं, अगर इस तरीके से देखा जाए तो फिर अगर बांग्लादेश को अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो आज उनका जो है वो करेंसी जो है वो पाकिस्तान के इक्विवेलेंट आई थिंक 2 से 3 रुपीस के इक्विवेलेंट हो गया, तो इस हिसाब से हमारी औकात टकेगी भी नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही टकेगी। नाउ यू गॉट माय पॉइंट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन की कि उन्होंने धोखा नहीं दिया बल्कि पाकिस्तान को किसने रॉन्ग नंबर पे मिला दिया। तुम रॉन्ग नंबर पर रो रहे हो। यहाँ पाकिस्तान जो है अपने इतनी हमारी सेंसिटिव अवाम है कि जो पाकिस्तान एक सिर्फ टुच्चा सा ड्रामा है, मेरे पास तुम हो वहाँ के धोखे से बाहर नहीं आ रही और आप रॉन्ग नंबर्स की बात कर रहे हैं यार। चलें, अगर आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली है, ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर ली है, तो मैं आपको इतना बताता चलूँ कि इंडिया फिल्म इंडस्ट्री जो है वो किस कदर आगे निकल चुकी है। जी जी जरूर एक्सप्लेन करें। कल की एडी एक मूवी आ रही है इंडिया की जिसका बजट जो है वो 600 करोड़ इंडियन रुपीज है, यानी कि $75 मिलियन बनता है। दैट्स अ बिग बजट। मतलब ये पाकिस्तान को हम कर्जे उतारेंगे यार। ये एवेंजर्स के लेवल की क्या कहते हैं, मतलब एवेंजर्स के लेवल की तो नहीं है बट इट्स ऑन पार विद दैट। और ये एक प्रॉपर साईफाई फिल्म यानी कि बनने जा रही है, विजुअली भी। खैर इसका जो पीछे बैकग्राउंड है वो आ रहा है। अच्छा, इसका जो जॉनरा है वो स्पाइस पंक है। स्पाइस पंक बेसिकली क्या है, वो एक न्यू जॉनरा है, सब जॉनरा है साई-फाई का। ये साइंस फिक्शन नहीं होती, ये स्पेक-फाई होती है, स्पेकुलेशन फिक्शन होती है, जो वेस्टर्न जो है मॉडर्निटी से रिगार्ड नहीं करती बल्कि उससे अल्टरनेटिव जो वर्जन होता है आपकी एशियन और अफ्रीकन रूट्स का जो है, जिसमें आपके रिलीजियस और कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज जो हैं और उनको लेकर जो है वो आपकी फ्यूचर कैसी होगी उसके ऊपर यानी कि इन्होंने एक नया
नया जॉनरा बना दिया क्या है। बात। और इसका जो मतलब प्रोटैगनिस्ट है वो इनका जो इंडिया का है विष्णु, ठीक है। जो इनका आई थिंक प्रॉफिट है या गॉड है, तो वो खैर कैरेक्टर लेके मतलब ये इस लेवल के ऊपर जाके वो मूवी बना रहे हैं कि वो विजुअली भी स्टनिंग है और ग्रेट स्टोरी टेलिंग है, और अब यानी कि जाके आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला जो है खैर experience सनान, है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता, शायद मैं ये सोच रहा था दिमाग के कि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की, तो मैं ये तो कहने लगा था कि यार उनकी सारी इंडस्ट्री तो बेस करती है सॉन्ग्स के ऊपर, और वो सारे सॉन्ग्स जैसे अभी पसूड़ी हो गए हैं, दूसरे सॉन्ग्स हो गए हैं, मूवीज के थीम हो गए, वो सारे हमारे कॉपी करते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि यार इतना यूनिक कंसेप्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये भाई इंडिया ने बनाया है। यार बाकी आप फिल्मों की बात करें, फिल्में तो भाई हमारे पाकिस्तान के आए रोज फिल्म डालते। अभी सुबह मुझे जैसे फिल्म डाले थे कि भाई मैं यहाँ इस आपके कमरे तक ट्रेन तक आया हूँ, ऐसे कौन कहता है यार। खैर इंडिया की ट्रेन आर नो जोक नाउ। अब आप अगर देखें उनकी ट्रेन फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे वो कितना ज़्यादा एडवांस कर चुके हैं। खैर एक वक्त होता था कि जब हम इंडियन पब्लिक को कहते थे कि भाई तुम लोग इतने गंदे हो कि तुम लोग जाके पब्लिक जो है फैसिलिटीज़ नहीं है, तुम लोग तो ट्रेन ट्रैक्स पे जाके क्या कहते हैं करते हो। खैर मीम्स तो जोक से बना करते थे पाकिस्तान की तो तरफ बिल्कुल ऐसे है। तो अब ये देख लें कि वो इस कदर एडवांस हो चुके हैं कि वो जापानीज बुलेट ट्रेन वाला जो है वो सारा सीन है, और हमारी जो पटरियाँ हैं वो अभी भी वही जो उस वक्त की लगी हुई है पार्टीशन से पहले की, वही पटरियाँ वही ट्रेन चल रही हैं, बस डब्बों पे रंग करके नया नाम लेके चल हाँ, इसके मुतबादिल पाकिस्तान के पास नजरी गुजर है जो आप जहाँ कहीं आपको मिनटों सेकंडों में वहाँ पहुँचा सकती है। तेरी खैर हो शेर में पुत्रा। और जहाँ नहीं पहुंचना चाहते वहां भी पहुंचा देती है। सबसे बड़ा मसला ये है। तो चले सनान इसको वाइंड अप करें। खैर मुझे कुछ अपने लास्ट स्टेटमेंट्स दें कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया, मतलब हमें कुछ गाइड करें कि वाइंड अप करते हैं, फाइनल वर्ड्स कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। जो कौम अपने मोहसिनों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकती, अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ले लें, बड़ा नाम, तो अब उनको क्या कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया 92 में, कोई शक नहीं। और आज उनको क्या कहते हैं जलील खान बनाकर सड़कों पर रोल दिया गया है। तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। तो ये बताएं, अगर हम अपने पेट्रियोटिक जी बिल्कुल, अगर उनके इंटरव्यूज नेशनल देखे जाए हीरोज तो को- इंटरव्यूज देखे जाए तो फुटपाथ के ऊपर उस बंदे के बिल्कुल इंटरव्यूज ऐसे। और उनसे एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि आपको किसी चीज का कोई रिग्रेट है, उन्होंने कहा कि मुझे इस कौम के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने का रिग्रेट बड़े है। सख्त अल्फाज। सोचें ये किस कदर दुख में उन्होंने कहा होगा। बहुत बड़े सख्त अल्फाज। तो मगर ये है कि ये हमारी यानी कि कोताही है, इसके अंदर हमारी निगलेक्ट है कि वो एक नेशनल हीरो है जिनकी मॉन्यूमेंट भी बने तो कम है, और उन्होंने वाहिद जो है इस्लामिक स्टेट है जिसको एटॉमिक पावर बनाया उन्होंने, और हालांकि ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसको एटॉमिक पावर बनाया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। चलिए और सर- उसका हमने क्या यानी कि उसका हमारा यानी कि रद्दो बदल क्या था, तो अब क्या किया जा सकता है इसके लिए। ज़ाहिर है खैर इसके लिए सनान, ये तो decline हमारे आएगा। रिग्रेट्स हो गए कि नेशन को ये एक इस तरीके के मौसम के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम इसको बेहतर, अब पाकिस्तान, आपने मुझे कितने पॉइंट्स बताए कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हमसे आगे हैं, आपने मुझे उनके टेक जायंट्स गिनवा दिया, एप्पल यूट्यूब सब कुछ गिनवा दिया, और इसके अलावा ट्रेन की उनकी बात कर दी, बहुत सारे मुझे पॉइंट्स बताए। लेकिन हम एज ए नेशन कैसे अपने आप को डेवलप करके उस पॉइंट तक जा सकते हैं, उससे आगे जा सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और उस नजरिए के मुताबिक आ जाए जिसपे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सैयद अहमद खान का ड्रीम था, उस विजन के मुताबिक आ जाए, तो हमें चाहिए कि हम उनकी लाइफ को स्टडी करें, उनके जी। विजन को स्टडी करें, बिल्कुल ना सही। कि हम अपनी एनर्जीज और टाइम जो है वो आजकल के मल्टी मीडिया जैसी हॉरिबल और टेरिबल इन्फ्लुएंसर के ऊपर जाया कर दें कि जिससे हमें ना तो कुछ मिला है ना कुछ मिलना है, और इंतहाई तकरीबी एक्टिविटीज की तरफ हम अपना वक्त ना बर्बाद कर दें, अपने मुल्क की प्रोग्रेस खासकर की तरफ। पाकिस्तानी नेशन के लिए आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है जिसके पल्ले अपने खुद कुछ नहीं है, उसके पास रिलैक्सेशन का एक मोमेंट भी नहीं है, वो अभी इस लेवल पर नहीं आया कि वो रिलैक्स करके जी मल्टीमीडिया के लिए करके यूज करके वो अपने आप को रिलैक्स कर सके। अभी जी, क्या बिल्कुल। कहते हैं, हम अभी उस लेवल पर नहीं आए, तो ये एक मल्टीमीडिया का जो है मॉडर्न मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जो एज अ पपेटियर वो काम करता है और हम उनके पपेट्स बन के रह गए हैं। तो खैर सनान, इजाजत दें। खैर वीडियो यही होती है एंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिल दिल पाकिस्तान। जान जान पाकिस्तान।